नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे, जिसमें हर खबर है ज़रूरी और हर विश्लेषण है खास। बात करते हैं मुख्य सुर्खियों की। विदेश मंत्री ने तनावपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को खत्म करने के लिए बहुपक्षीयता प्लूरीलैटरलिज्म को महत्वपूर्ण बताया। दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने आधुनिक संविधानवाद में न्यायपालिका की भूमिका पर जोर दिया। खान मंत्रालय ने बेराइट्स, फेल्सपार, अभ्रक और क्वार्ट्ज को लघु खनिजों की सूची से निकालकर प्रमुख खनिजों की श्रेणी में शामिल किया। प्रधानमंत्री ने गवर्नेंस में राज्य की भूमिका को सीमित करने के लिए एक डीरेगुलेशन कमीशन के गठन का विचार रखा। भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर ने लापरवाह वित्तीयकरण, रेकलेस फाइनेंशियलाइजेशन के खिलाफ चेतावनी दी। वैश्विक स्तर पर ग्लेशियर के पिघलने से समुद्री जल स्तर में तीव्र वृद्धि हो रही है। चलिए बढ़ते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। विदेश मंत्री ने तनावपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को खत्म करने के लिए बहुपक्षीयता प्लूरीलैटरलिज्म को महत्वपूर्ण बताया। ग्लोबल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन शीर्षक वाले G20 सत्र में अपनी टिप्पणी के दौरान विदेश मंत्री ने निष्क्रिय बहुपक्षवाद यानी मल्टीलैटरलिज्म की आलोचना की तथा वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए समावेशी एवं पारदर्शी सहयोग हेतु बहुपक्षीयता की आवश्यकता पर जोर दिया। बहुपक्षीयता के बारे में इसकी परिभाषा को समझें तो बहुपक्षीयता गवर्नेंस की एक ऐसी रणनीति है जिसमें किसी बड़े बहुपक्षीय फ्रेमवर्क के भीतर कुछ देश विशिष्ट मुद्दों पर समझौता करने के लिए मिलकर कार्य करते हैं। वहीं बहुपक्षीयता बनाम बहुपक्षवाद यानी प्लूरीलैटरलिज्म वर्सेस मल्टीलैटरलिज्म में अंतर को समझें तो बहुपक्षवाद बहुपक्षीयता से भिन्न होता है, क्योंकि इसमें संधियां या समझौते पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय या उसके अधिकांश सदस्यों जैसे WTO, संयुक्त राष्ट्र संधियां आदि के बीच किए जाते हैं। इसके विपरीत बहुपक्षीयता अधिक लचीली और केंद्रित व्यवस्था है। यह बहुपक्षवाद की व्यापक लेकिन अक्सर धीमी और जटिल सर्वसम्मति वाली प्रक्रिया से काफी भिन्न होती है। आइए बहुपक्षीयता में वृद्धि के कारण भी जान लेते हैं। पहला है तेजी से निर्णय लेना। मल्टीलैटरल वार्ता में बहुत अधिक समय लगता है और वार्ता में अक्सर देरी होती है, जबकि बहुपक्षीयता इन सब से बचाता है। उदाहरण के लिए WTO के अपीलीय निकाय के पंगु हो जाने की स्थिति में समस्या का समाधान करने के लिए मल्टी पार्टी इंटरिम अपील अरेंजमेंट MPIA का गठन किया गया है। दूसरा है विशिष्ट मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना। बहुपक्षीयता प्रमुख क्षेत्रों में टारगेटेड सहयोग को संभव बनाता है। उदाहरण के लिए मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप यानी MSP, जो महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित करने और चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए अमेरिका के नेतृत्व में संचालित एक पहल है। तीसरा है मल्टीलैटरल गतिरोधों को दरकिनारा करना। बहुपक्षीयता वैश्विक संस्थानों में उत्पन्न होने वाले गतिरोधों को दूर करने में मदद करती है। उदाहरण के लिए WTO दोहा दौर की विफलता के कारण कई देशों ने आपस में क्षेत्रीय व्यापार समझौते किए। आखिरी है रणनीतिक गठबंधन और भू राजनीतिक बदलाव। मौजूदा दौर में ज्यादातर देश व्यापार, प्रौद्योगिकी और सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए प्लूरीलैटरल समझौतों के माध्यम से रणनीतिक गठबंधन बना रहे हैं। उदाहरण के लिए ऑकस यानी AUKUS। चलिए खबर के अंत में भारत का बहुपक्षीयता की ओर झुकाव को समझते हैं। पहला है रणनीतिक साझेदारी। भारत एक तरफ जहां अमेरिका के नेतृत्व वाले क्वाड में शामिल हुआ है, वहीं दूसरी तरफ भारत ने रूस, भारत, चीन RIC रणनीतिक त्रिकोण को भी बनाए रखा है। यह भारत की कूटनीतिक लचीलेपन की क्षमता को प्रदर्शित करता है। दूसरा है संकट प्रबंधन। बहुपक्षीयता भारत को बिना किसी पक्ष को चुने सभी हितधारकों से संवाद करने की अनुमति देती है। इससे भारत की कूटनीतिक विश्वसनीयता बढ़ती है। उदाहरण के लिए भारत ने यूक्रेन युद्ध और पश्चिमी एशिया के मामले में परस्पर विरोधी शक्तियों के साथ अपने मजबूत संबंधों को बनाए रखा है। तीसरा है क्षेत्रीय नेतृत्व। भारत क्षेत्रीय प्लूरीलैटरल पहलों का नेतृत्व करता है। उदाहरण के लिए अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन 2016, इसका गठन भारत के गुरुग्राम में किया गया था। और आखिरी है भारत की बहुपक्षीयता की रणनीति में अमेरिका के साथ सहयोग, चीन के साथ संतुलन, यूरोप के साथ संबंधों को बढ़ावा, रूस के साथ भरोसा और जापान को सक्रिय भूमिका में लाना, जिसे S जयशंकर की द इंडिया वे में प्रकाशित किया गया है। अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर बढ़ते हैं।
दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने आधुनिक संविधानवाद में न्यायपालिका की भूमिका पर जोर दिया। एक लेक्चर देते हुए उन्होंने संविधान के होने और संविधानवाद का पालन करने के बीच अंतर करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर संविधानवाद क्या है। संविधानवाद की अवधारणा के अनुसार सरकार की शक्तियों को कानूनी रूप से सीमित किया जा सकता है और किया भी जाना चाहिए। इसके अलावा संविधानवाद के अनुसार सरकार की शक्ति या वैधता कानूनी सीमाओं का पालन करने पर निर्भर करती है। आपको बता दें कि न्यायपालिका ने संविधान की प्रगतिशील व्याख्या कर भारत में आधुनिक संविधानवाद को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जैसे कि नवतेज सिंह जौहर एवं अन्य बनाम भारत सरकारवाद 2018 में LGBT समुदाय के अधिकारों को मान्यता देना। इसी के साथ आइए भारत में संविधानवाद पर भी एक नजर डाल लेते हैं। संविधान की सर्वोच्चता की बात करें तो भारत का संविधान देश का सर्वोच्च कानून है और सभी कानून तथा नीतियां इसके अनुरूप होने चाहिए। इसका प्रावधान अनुच्छेद 13 में भी किया गया है। दूसरा है मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए सरकार का मार्गदर्शन करना तथा आधारभूत ढांचे का सिद्धांत। केशवानंद भारतीवाद 1973 की व्याख्या के अनुसार आधारभूत ढांचे का सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि संविधान के मूल सिद्धांतों को संविधान में संशोधन कर नहीं बदला जा सकता। अब ये जानना भी महत्वपूर्ण होगा कि संविधानवाद के संबंध में उभरते ट्रेंड्स क्या हैं। सबसे पहले है संवैधानिक कानूनों का अंतर्राष्ट्रीयकरण। संवैधानिक कार्यों का राष्ट्रीय से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थानांतरण हो रहा है, जैसे मोस्ट फेवर्ड नेशन यानी MFN संबंधी क्लॉज के माध्यम से मार्केट एक्सेस अधिकार और समान अवसर सुनिश्चित किए जा रहे हैं। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का संवैधानिकीकरण, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों, बहुराष्ट्रीय कंपनियों जैसे नॉन स्टेट एक्टर्स का महत्व बढ़ा है। इससे अंतर्राष्ट्रीय कानून के विषय में राज्य की भूमिका को चुनौती मिल रही है। खबर के अंत में संविधानवाद की प्रमुख विशेषताएं देखें तो इसमें व्यक्तिगत अधिकारों का सम्मान, स्वतंत्र न्यायपालिका, जिम्मेदार और जवाबदेह सरकार, लोकप्रिय संप्रभुता, शक्तियों का पृथक्करण तथा विधि का शासन शामिल है। चलिए बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की ओर। खान मंत्रालय ने बैराइट्स, फेल्सपार, अभ्रक और क्वार्ट्ज को लघु खनिजों की सूची से निकालकर प्रमुख खनिजों की श्रेणी में शामिल किया। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन को मंजूरी दी थी। इसके बाद खान मंत्रालय ने इन प्रमुख खनिजों का पुनर्वर्गीकरण किया है। खनिजों का पुनर्वर्गीकरण डॉक्टर VK सारस्वत के नेतृत्व वाली एक अंतर मंत्रालयीय समिति की सिफारिशों पर आधारित है। खनिज एक प्राकृतिक पदार्थ है जो कार्बनिक या अकार्बनिक रूप से उत्पन्न होता है और निश्चित रासायनिक व भौतिक गुणधर्मों से युक्त होता है। आइए खनिजों के पुनर्वर्गीकरण का कारण भी जान लेते हैं। क्वार्ट्ज, फेल्सपार और अभ्रक पेग्मेटाइट चट्टानों में पाए जाते हैं। ये कई महत्वपूर्ण खनिजों के एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं। हालांकि पहले जब क्वार्ट्ज, फेल्सपार और अभ्रक को लघु खनिज के रूप में पट्टे पर दिया जाता था तो पट्टाधारक महत्वपूर्ण खनिजों की उपस्थिति के बारे में जानकारी प्रदान नहीं करते थे या इससे जुड़े महत्वपूर्ण खनिजों का निष्कर्षण नहीं करते थे। इन महत्वपूर्ण खनिजों की विभिन्न नई प्रौद्योगिकियों, एनर्जी ट्रांजिशन, स्पेसक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रक आदि में अहम भूमिका होती है। वहीं बैराइट अक्सर चूना पत्थर और डोलोस्टोन में कंक्रीट एवं वेन फिलिंग्स के रूप में पाया जाता है। यह एंटीमनी, कोबाल्ट, तांबा, सीसा, मैग्नीज और चांदी के अयस्कों के साथ पाया जाता है। बैराइट का इस्तेमाल विभिन्न प्रकार के औद्योगिक कार्यों में होता है। इसका उपयोग तेल और गैस ड्रिलिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, टीवी स्क्रीन, रबर, कांच, सिरेमिक पेंट, एक्सरे उत्सर्जन को रोकने, चिकित्सा उपकरणों आदि में होता है। प्रमुख खनिजों की श्रेणी में शामिल किए जाने से अब इन खनिजों की खोज और वैज्ञानिक खनन में वृद्धि होगी। चलिए अब इसके प्रमुख यानी मेजर एवं लघु या गौण यानी माइनर खनिज के बारे में जान लेते हैं। प्रमुख खनिज वे होते हैं जिन्हें खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम यानी MMDR एक्ट 1957 की पहली अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया है। MMDR अधिनियम 1957 में लघु खनिज को भवन निर्माण में उपयोग होने वाले पत्थर, बजरी, मिट्टी, रेत तथा केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य खनिजों के रूप में परिभाषित किया गया है। आपको बता दें कि लघु खनिजों का प्रशासन और विनियमन राज्य सरकारों के अधीन होता है।
चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री ने गवर्नेंस में राज्य की भूमिका को सीमित करने के लिए एक डीरेगुलेशन कमीशन के गठन का विचार रखा। प्रधानमंत्री ने जन विश्वास विधेयक 2.0 के माध्यम से सरकार के प्रयासों को रेखांकित किया, जिसका उद्देश्य विनियामकीय बोझ को कम कर नौकरशाही से जुड़ी बाधाओं को दूर करना है। आपको बता दें कि जन विश्वास विधेयक 2.0 की घोषणा केंद्रीय बजट 2025-26 में की गई है। इसका उद्देश्य ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए 100 से अधिक पुराने कानूनी प्रावधानों को अपराध के दायरे से बाहर करना है। चलिए खबर की शुरुआत करते हैं और डीरेगुलेशन कमीशन यानी गैर विनियमन आयोग के बारे में जान लेते हैं। किसी उद्योग पर सरकार की निगरानी को कम या समाप्त करने की प्रक्रिया को डीरेगुलेशन कहा जाता है। वहीं दूसरे देशों में डीरेगुलेशन से जुड़ी पहले देखें तो सबसे पहले है संयुक्त राज्य अमेरिका का सरकारी दक्षता विभाग यानी DOGE। दूसरी है यूनाइटेड किंगडम का बेहतर विनियमन फ्रेमवर्क यानी बेटर रेगुलेशन फ्रेमवर्क तथा न्यूजीलैंड का विनियमन मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ रेगुलेशन। इसी के साथ आइए आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में डीरेगुलेशन का महत्व देख लेते हैं। सबसे पहले है आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देना। भारत को 8% की समृद्धि दर हासिल करने के लिए निवेश दर को 31% से बढ़ाकर 35% तक करने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए जापान और चीन ने डीरेगुलेशन की मदद से ही उच्च समृद्धि दर हासिल की है। दूसरा है आर्थिक स्वतंत्रता में वृद्धि करना। नौकरशाही से जुड़ी बाधाओं को दूर करके प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है। उदाहरण के लिए जन विश्वास अधिनियम 2023 की सहायता से 42 केंद्रीय कानूनों के तहत 183 प्रावधानों को अपराध के दायरे से बाहर किया गया था। इसके कारण व्यापार संबंधी अनुपालन प्रक्रिया सरल बन गई है। इसी के साथ MSMEs हेतु नियमों के पालन की लागत में कमी आती है, क्योंकि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों यानी MSMEs के लिए जटिल नियमों का पालन करना कठिन होता है। उदाहरण के लिए हरियाणा और तमिलनाडु सरकार ने लघु व्यवसायों के लिए भवन निर्माण संबंधी नियमों में संशोधन किया है। और आखिर में प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद को बढ़ावा। राज्य सरकारें एक दूसरे के डीरेगुलेशन प्रयासों से सीखकर औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा दे सकती हैं। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए नाइट शिफ्ट में काम करने पर लगी रोक में ढील दी है, जिससे महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़े हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि डीरेगुलेशन के समक्ष मौजूद चुनौतियां क्या हैं। बात करें बाजार एकाधिकार की तो इससे बड़ी कंपनियों का एकाधिकार बढ़ सकता है, जिससे प्रतिस्पर्धा में कमी हो सकती है और लघु व्यवसाय प्रतिस्पर्धा से बाहर हो सकते हैं। इसके अलावा शोषण की संभावना अर्थात डीरेगुलेशन से मूल्य वृद्धि जैसी अनैतिक प्रथाओं को बढ़ावा मिल सकता है। और अंत में है पारदर्शिता की कमी। कंपनियां जानकारी को छिपा सकती हैं, जिससे निवेशकों के निर्णय और कंपनियों पर जनता का विश्वास कम हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की ओर। भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर ने लापरवाह वित्तीयकरण रेकलेस फाइनेंशियलाइजेशन के खिलाफ चेतावनी दी। अत्यधिक वित्तीयकरण के प्रति आगाह करते हुए RBI के डिप्टी गवर्नर ने यह भी कहा कि वित्तीय बाजार में अल्पकालिक लाभ का लालच आसानी से व्यक्तियों की दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा को नुकसान पहुंचा सकता है। चलिए पहले ये जान लेते हैं कि वित्तीयकरण यानी कि फाइनेंशियलाइजेशन क्या है। वित्तीयकरण वह प्रक्रिया है जिसमें वित्तीय उद्देश्यों, वित्तीय बाजारों, मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, मार्केट एक्टर्स, वित्तीय संस्थानों आदि का किसी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव बढ़ जाता है। यह न केवल घरेलू बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करता है, जिससे आर्थिक गतिविधियों में वित्तीय क्षेत्र की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। यह प्रक्रिया निवेश को पारंपरिक भौतिक संपत्तियों जैसे कि रियल एस्टेट, स्वर्ण से हटाकर वित्तीय संपत्तियों जैसे कि म्यूचुअल फंड की ओर स्थानांतरण को भी दर्शाती है। हालांकि अनियंत्रित या लापरवाह वित्तीयकरण बाजार में अस्थिरता, ऋण बढ़ोतरी और डिफॉल्ट जोखिम, विश्वास की कमी जैसे प्रणालीगत खतरे पैदा कर सकता है। 2008 का वैश्विक वित्तीय संकट इसका एक प्रमुख उदाहरण है। चलिए अब अनियंत्रित या लापरवाह वित्तीयकरण में वृद्धि के कारण भी जान लेते हैं। पहला है अत्यधिक ऋण की उपलब्धता। असुरक्षित ऋण और मार्जिन ट्रेडिंग तक आसान पहुंच स्पेकुलेशन को बढ़ावा देती है, जिससे वित्तीय अस्थिरता बढ़ती है। दूसरा है डेरिवेटिव यूफोरिया। जटिल वित्तीय इंस्ट्रूमेंट्स का अधिक उपयोग आक्रामक ट्रेडिंग और बाजार की अस्थिरता को बढ़ावा देता है। तीसरा है हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग यानी HFT का प्रसार। एल्गोरिदम आधारित ट्रेडिंग बाजार की गतिविधियों को तेज करती है और अक्सर सामान्य स्तर से अधिक हो जाती है। चौथा है वित्तीय निरक्षरता।
खुदरा निवेशक प्राय जोखिम को समझे बिना स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग में शामिल होते हैं, जिससे भारी नुकसान होता है और बाजार में अस्थिरता बढ़ती है। पांचवा है अल्पकालिक लाभ पर फोकस। जल्द लाभ की इच्छा दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता और सुरक्षा को नुकसान पहुंचाती है। इसी के साथ तकनीकी जोखिम के कारण AI ड्रिवन ट्रेडिंग मॉडल में पारदर्शिता की कमी होती है, जिससे प्रणालीगत जोखिम बढ़ जाता है। और आखिरी है खुदरा निवेश में अपने प्रतिस्पर्धियों से दबाव। सोशल मीडिया के प्रभाव और हर्ड मेंटेलिटी के कारण अनुभवहीन निवेशक स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग में भाग लेने लगते हैं। अंत में चलिए लापरवाह वित्तीयकरण से निपटने के उपाय भी देख लेते हैं। इन उपायों में सक्रिय भागीदारी के साथ वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना, AI ड्रिवन फाइनेंस में मानवीय निगरानी, वित्तीय साक्षरता में वृद्धि, जिम्मेदार तरीके से ऋण देने की व्यवस्था को बढ़ावा देना, विनियामकीय निगरानी को मजबूत करना और विनियमन और नवाचार के बीच संतुलन शामिल है। चलिए आखिरी खबर की ओर बढ़ते हैं। वैश्विक स्तर पर ग्लेशियर के पिघलने से समुद्री जल स्तर में तीव्र वृद्धि हो रही है। नेचर पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार 21वीं सदी की शुरुआत से लेकर अब तक ग्लेशियर के पिघलने से वैश्विक स्तर पर समुद्री जल स्तर में लगभग 2 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई है। चलिए खबर की शुरुआत करते हैं और रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डाल लेते हैं। बड़े पैमाने पर हिम का पिघलना देखें तो वर्ष 2000 से 2023 तक की अवधि में हर साल ग्लेशियरों से लगभग 270 बिलियन टन हिम पिघलकर नष्ट हुई। सर्वाधिक ग्लेशियर पिघलने वाले क्षेत्रों में अलास्का, कनाडाई आर्कटिक क्षेत्र, ग्रीनलैंड के किनारे स्थित ग्लेशियर, सदर्न एंडीज पर्वतमाला आदि शामिल हैं। इसी के साथ समुद्री जल स्तर में वृद्धि के बारे में जान लेते हैं। जब किसी विशेष स्थान पर भूमि की तुलना में समुद्री जल के सतह की ऊंचाई बढ़ जाती है तो उसे समुद्री जल स्तर में वृद्धि कहा जाता है। समुद्री जल स्तर में वृद्धि के 2 प्रमुख कारण हैं। पहला है ग्लेशियर और हिम की चादरों का पिघलना। ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर और हिम की चादरें पिघलने लगती हैं। दूसरा है तापमान वृद्धि। समुद्र के तापमान में वृद्धि होने पर समुद्री जल फैलता है, जिससे जल स्तर में वृद्धि होती है। चलिए अब समुद्री जल स्तर में वृद्धि के परिणामों पर एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले है तड़ित झंझा और प्राकृतिक आपदाएं। समुद्री जल स्तर के बढ़ने से तड़ित झंझा एवं तटीय क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। दूसरा है मानव बस्तियां। विश्व की 15% जनसंख्या समुद्री क्षेत्र के 10 किलोमीटर के दायरे में रहती है, जिससे वे अधिक असुरक्षित हो जाते हैं। तथा ताजे जल का प्रदूषण। समुद्रों का बढ़ता जल स्तर ताजे जल के स्रोतों को प्रदूषित करता है, जिससे कृषि और पेयजल की आपूर्ति प्रभावित होती है। और आखिर में है तटीय बाढ़। वर्ष 2100 तक समुद्री जल के बढ़ते स्तर से 630 मिलियन लोग हर साल बाढ़ के खतरे का सामना कर सकते हैं। चलिए खबर के आखिर में भारत में समुद्री जल स्तर में वृद्धि के खतरे जान लेते हैं। भूमि हानि की बात करें तो 1990 से 2016 के बीच पश्चिम बंगाल की लगभग 99 वर्ग किलोमीटर की भूमि समुद्री जल स्तर में वृद्धि के कारण नष्ट हो गई। तथा तटीय शहर जाने तो समुद्री जल स्तर के तेजी से बढ़ने के कारण मुंबई शहर बाढ़ और अवसंरचना क्षति के गंभीर खतरे का सामना कर रहा है। इसके अलावा विस्थापन देखें तो भारत की 29% जनसंख्या समुद्र तट से 50 किलोमीटर के दायरे में निवास करती है, जिससे वे विस्थापन के जोखिम का सामना करते हैं। और आखिर में है स्वच्छ जल संसाधन का नुकसान। समुद्री जल स्तर में वृद्धि से लवणता बढ़ती है, जिससे चेन्नई और कोलकाता जैसे शहरों में पेयजल संकट उत्पन्न हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे खास सेगमेंट सुर्खियों में रहे स्थल की तरफ। आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की, जिसकी राजधानी है कैनबरा। हाल ही में भारतीय विदेश मंत्री ने ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री के साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। अगर भौगोलिक अवस्थिति की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया एक देश और महाद्वीप दोनों है। यह पूरी तरह से हिंद और प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है। यह किसी भी देश के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता है तथा इसकी समुद्री सीमाएं देखें तो इसके पश्चिम और दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में प्रशांत महासागर, उत्तर पूर्व में कोरल सागर, उत्तर पश्चिम में तिमोर सागर, उत्तर में अराफुरा सागर और दक्षिण पूर्व में तस्मान सागर स्थित है। चलिए बढ़ते हैं भौगोलिक विशेषताओं की तरफ। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे छोटा, सबसे समतल और अंटार्कटिका के बाद सबसे शुष्क महाद्वीप है। यहाँ की प्रमुख नदियां डार्लिंग तथा मर्रे है, जो कि यहाँ की सबसे लंबी नदी भी है। ऑस्ट्रेलिया का लेक आयर बेसिन दुनिया की सबसे बड़ी अंतर्देशीय जल निकासी वाली नदी प्रणालियों में से एक है।
इसी के साथ इसकी अन्य उल्लेखनीय विशेषताएं देखें तो यहाँ की ग्रेट बैरियर रीफ क्वींसलैंड तट के पास कोरल सागर में स्थित सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। इसके अलावा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के साथ एक विस्तृत पर्वत श्रृंखला है। चलिए बुलेटिन के आखिर में बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग NCISM ने देश का प्रकृति परीक्षण अभियान के पहले चरण को पूरा कर 5 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किए। यह भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग अधिनियम 2020 के तहत गठित एक वैधानिक संस्था है। भारत ने बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन BOBPIGO की अध्यक्षता संभाली। इसकी उत्पत्ति 2003 में हुई थी। यह एक अंतर सरकारी संगठन है जो बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में संधारणीय तटीय मत्स्य पालन के लिए सहयोग को बढ़ावा देता है और तकनीकी सलाह प्रदान करता है। RBI ने तरलता में सुधार के लिए 10 बिलियन USD INR के स्वैप की योजना बनाई है। स्वैप एक वित्तीय साधन है जिसका उपयोग बैंकिंग प्रणाली में तरलता प्रबंधन के लिए किया जाता है। एक अध्ययन में पाया गया है कि संरक्षित क्षेत्रों के बाहर मानवीय गतिविधियों के कारण जैव विविधता को नुकसान पहुंचता है तथा एक्सटिंक्शन फिल्टरिंग के कारण संवेदनशील प्रजातियां लुप्त हो जाती हैं। हाल ही में वियतनाम की सरकार ने गल्फ ऑफ टॉनकिन आधार रेखा का मानचित्र प्रकाशित किया। आपको बता दें कि आधार रेखा का उपयोग प्रादेशिक जल क्षेत्र और अनन्य आर्थिक क्षेत्र की सीमा निर्धारित करने के लिए किया जाता है। भारत में डिजिटल और ऑनलाइन गेमिंग को बढ़ावा देने के लिए भारत टेक ट्रायम्फ प्रोग्राम शुरू किया गया है। पेरोव्स्काइट लाइट एमिटिंग डायोड्स यानी कि PELEDs के जरिए अगली पीढ़ी की प्रकाश तकनीक में सुधार के लिए नई तकनीक विकसित की गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सरकार की डिजिटल उपस्थिति को सुसंगत बनाने के लिए डिजिटल ब्रांड आइडेंटिटी मैनुअल यानी DBIM जारी किया है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।